नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। मैं रवि साहब फिर से हाजिर हूँ फिजिक्स में आपकी हेल्प करने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं आजकल। एक तो लॉकडाउन से इंसान परेशान है, ऊपर से 2 दिनों के अंदर हमने 2 नगीने खो दिए हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ इरफान खान और ऋषि कपूर साहब जी के बारे में। दोनों बहुत ही मजबूत कलाकार थे। इरफान खान की 5 सिंह तोमर बोले या हिंदी मीडियम या फिर जितने भी उन्होंने फिल्में की हैं उनका अभिनय शानदार रहा है। वही ऋषि कपूर साहब जी की तो बात ही कुछ और है। बॉबी फिल्म हुई उनकी, और खासकर मेरा फेवरेट अग्निपथ वाला उनका किरदार राव लाला का काफी अच्छा था। वो अभी तक दिल में घर करके गया है वो। और किसी ने सच ही कहा है कि कला कभी नहीं मरती, ना कभी कलाकार मरते हैं। वो चाहे जहां भी हो, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारे प्रेरणा स्रोत वो हमेशा से ही रहे हैं। तो चलिए, आप जरा बता दीजिए कि उनका कौन सा फिल्म आपको बहुत अच्छा लगा था और कौन सा किरदार उनका आपको बहुत पसंद आया है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और उनकी मौत पर हमें निराश तो होना ही है, क्योंकि निराशाजनक खबर है ये। लेकिन इसके साथ ही साथ उन लोगों के जो सफलताओं के पीछे का मेहनत था, उन्होंने जो सफलता हासिल किया, उनके पीछे का जो इतनी सारी जो मेहनत था उनका, उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए और हमें भी उनसे कुछ सीखते हुए जमकर मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम लोग भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकें। तो आप छात्र हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत सारी मेहनत करेंगे और सफलता के नए नए आयाम रचेंगे। चलिए, हम लोग आते हैं अब सीधे टॉपिक पर। आज थोड़ा हमारा टॉपिक लंबा होने वाला है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, वीडियो लंबा होगा, तो अंत तक आप जरूर बने रहिए हमारे साथ। और चलिए, हम लोग आते हैं तब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे सीधा। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? देखिए, अच्छा पहले आप पढ़ लें ऊपर जो लिखा है। देखिए, 2 चार्ज जो है इक्वल और ऑपोजिट चार्ज। इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड सेम होगा और ऑपोजिट मीन्स उनका नेचर अलग अलग होगा, एकदम ऑपोजिट होगा। एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को जब हम लोग एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं ला करके, तो क्या होता है? तो बनता है एक सिस्टम, और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में कोई एक पॉइंट होगा जिन्हें हम O लेट कर लिए हैं, इसे हम A और इसे B कह देते हैं। तो O से A सेम डिस्टेंस पे है, जिसको हम लोग L कंसीडर कर लिए हैं, और O से B भी सेम ही होगा दूरी पे, जिसको हम लोग बोलेंगे L ऑब्वियसली। तो टोटल लेंथ कितना हो गया इसका? 2L। O को हम कहेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये हो गया हमारा एक डाइपोल। 2 इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक है, जिससे एक सिस्टम बन रहा है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इन दोनों के बीच का जो मिडिल पॉइंट है उसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। और इस डाइपोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया बताने में, ये एक्चुअली डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट क्या है? देखिए, इस डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इन दोनों चार्ज की वजह से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसे हम लोग कहेंगे डाइपोल फील्ड। क्या कहेंगे? डाइपोल फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका एक स्ट्रेंथ भी होगा, इंटेंसिटी होगा। उस इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। उसे हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। पूरा नाम ले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो किसी भी एक चार्ज को आप ले लीजिए Q,
और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम लोग को मिलेगा डाइपोल मोमेंट। और इसका डायरेक्शन क्या है, तो टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, तो लाइन ज्वाइनिंग है इसीलिए आई कैप है। और वैसे इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लाइन ज्वाइनिंग में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यह है इसका डायरेक्शन, किसका, डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट हम किसे कहेंगे, तो डाइपोल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो फील्ड है उसके स्ट्रेंथ को हम लोग कहेंगे डाइपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। आइए हम लोग जानते हैं इसके यूनिट के बारे में। यूनिट तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं चार्ज इनटू लेंथ। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और लेंथ की यूनिट मीटर। तो एसआईएस की यूनिट हो गई कूलम, मीटर, और सीजीएस में जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। स्टैट कूलम सेंटीमीटर, यह हो गया सीजीएस में। तो ये था यूनिट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल किसे बोलेंगे, देखिए एक अच्छा डाइपोल वो होता है जिसमें चार्ज बहुत ज्यादा हो जिसका, और दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो। तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना अच्छा डाइपोल, और जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना अच्छा डाइपोल। तो आइडियल कौन होगा, जिसका चार्ज एकदम इनफाइनाइटली लार्जर होगा, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, इनफाइनाइट, और जो डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। डिस्टेंस जीरो नहीं कह सकते हैं, डिस्टेंस जीरो होगा कहेंगे तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ऐसा कंडीशन हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं रहेगा। डिस्टेंस है एकदम थोड़ा है, जीरो के आसपास, जितना कम डिस्टेंस है उतना बेटर, इसे हम लोग कहेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल। तो आइडियल डाइपोल किसे कहेंगे, आइडियल डाइपोल कहेंगे जिसमें चार्जेस का वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज हो और डिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल हो। तो ये था हमारा आइडियल डाइपोल। तो आइए अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी होगा हम लोग वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो है एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है तो उस पर कितना इंटेंसिटी होगा। एक्सियल लाइन मीन्स बताता हूं, सपोज कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q + q, राइट। ये पॉइंट ए जो कि तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, नेगेटिव ऑफ q एंड पॉजिटिव q। एक डाइपोल बना रहे हैं ये, और बीच में पॉइंट है O जो कि है सेंटर ऑफ डाइपोल। ये डिस्टेंस L, ये वाला डिस्टेंस भी L। अब ये जिस एक्सिस में है, ये सिस्टम जिस एक्सिस में है उसी एक्सिस में एक पॉइंट हम लोग P लेट किए, यही हो गया इसका एक्सियल लाइन। तो ये डिस्टेंस हम लोग इसका सेंटर ऑफ डाइपोल से लेट कर लिए कि x है। जब भी हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग हमेशा सेंटर ऑफ डाइपोल से ही लेंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पॉइंट P पे इन दोनों की वजह से जो नेट इंटेंसिटी है उसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि पॉइंट P पे अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें तो उस पे नेट कितना फोर्स काम करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, उसे आप जाकर के जरूर देखें। और अगर आपको देख चुके हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसे कहते हैं जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है किसी चार्ज की वजह से। उसका एक्सप्रेशन क्या था, E = 1/4πε0 × Q/r²।
Q चार्ज था और R जो था वो डिस्टेंस था। तो यहां पे डिस्टेंस हम लोग x ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये सेंटर ऑफ डाइपोल्स है, B से नहीं। सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं इस B की वजह से इस पे जो इंटेंसिटी काम कर रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज एट B का P पे जो इंटेंसिटी है वो इस तरफ हो गया। अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा Ep इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए ये पूरा x है और ये यहां तक l है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस l। तो यहां हो जाएगा x माइनस l का होल स्क्वायर। उसी प्रकार इस पॉइंट की वजह से अगर यहां पे इंटेंसिटी देखें तो क्या होगा, देखिए यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और ये नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इस बार जो EA है दैट मींस इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज एट A, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा, यानी इस तरफ होगा। अच्छा, यानी तो अच्छा P और A के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है ये टोटल x और ये l, यानी कि x प्लस l। तो EA का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बाय x प्लस l का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग निकालते हैं नेट इंटेंसिटी। तो नेट इंटेंसिटी यानी E इक्वल टू हो जाएगा यहां से तक EB माइनस EA। माइनस क्यों हो रहा है, माइनस इसलिए क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा कि एक दूसरे को कैंसिल करना चाहेगा और इसलिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा। अब सब्ट्रैक्ट हम लोग किससे किसको करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को। तो यहाँ पे नजदीक कौन है, नजदीक में B है, तो B का इंटेंसिटी इस पे ज्यादा पड़ेगा, यानी कि EB का वैल्यू बड़ा होगा EA के कंपैरिजन में, इसी हम लोग EB माइनस EA लिखे हैं। EB का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो 1/4πe0 इंटू Q बाय x माइनस l का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q बाय x प्लस l होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग Q बाई 4πε0 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा 1/x माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस l होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू Q इंटू 4/ε0 होल बाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे x माइनस l का होल स्क्वायर इंटू x प्लस l का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या रह जाएगा, ये हो गया x प्लस l का होल स्क्वायर माइनस x माइनस l का होल स्क्वायर। बचपन का एक फॉर्मूला हम पढ़े थे बचपन में हम लोग, a माइनस b का होल a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ab। तो यहां पे भी हम लोग इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 4xl बाय यहां a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहां पे x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा ये होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू 2x इंटू Q इंटू 2l, राइट। इस तरह से क्यों लिखा है, देखो देखिए 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 को हमने 2 इंटू एक्स पहले यहां लिखा है 4x को, और फिर इस 2 को इसके साथ कर दिया हमने l के साथ, तो 2l हो गया, और Q को हमने यहाँ पे रख दिया है।
ऐसा क्यों किया है? ताकि q इंटू टू एल की जगह पे हम लोग p पुट कर सके। तो यहां से हम लोग को e का वैल्यू मिलेगा 1/4πε0 इंटू, इसके प्लेस पर हम लोग p लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2px बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आया है इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड आया है, लेकिन इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? इसका अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2px बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू आई कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि उसी एक्सिस पे है, इसीलिए। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, जो कि वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों ही टाइप के हम लोग निकाल चुके हैं। वो आप एक बार देख लें। चलिए, अब यदि हम लोग मान लें कि ये जो L है, ये जो L मतलब सेंटर ऑफ डायपोल से किसी भी चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है L, वो तो बहुत स्मॉल होता है क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस पे ही होता है। डायपोल मतलब क्या है? दो चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पे है, तो L का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा। तो अगर x का वैल्यू, इस x का वैल्यू L से बहुत ज्यादा हो, मतलब सपोज कि L है हम लोग का 0.1 सेंटीमीटर और x का वैल्यू है सपोज 10 मीटर, तो देखिए कंपैरिजन में बहुत बड़ा है x L के। यानी कि हम लोग एक कंडीशन देखने वाले हैं, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन L, तो क्या होगा? तो हम लोग यहां से L को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा? E का वैल्यू आएगा 1/4πε0 इंटू 2px बाय L, तो हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4। दैट मीन्स हम लोग का, और ये आई कैप, तो E इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा? 1/4πε0 इंटू एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p/x³। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया है। चलिए, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? आप इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। मतलब देखते हैं क्या होता है। चलिए, एक डायपोल सिस्टम यहां पे हम लोग लेट कर रहे हैं, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, बीच का ये पॉइंट O जो सेंटर ऑफ डायपोल है। तो ये जो बाइसेक्टर पॉइंट है, मतलब ये जो मिडिल पॉइंट है, इसका जो बाइसेक्टर होगा, मतलब जो लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा, ऑब्वियसली जो परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, वो वाला यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहां पे एक पॉइंट हम लोग लेट करेंगे P। चलिए, सर A और इसे B मान लिए, तो ये एक पॉइंट हम लोग P लेट किए हैं। कितने डिस्टेंस पे है ये? तो सपोज कि ये y डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ डायपोल से। तो चलिए फटाफट हम लोग A से P का डिस्टेंस भी यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि क्या होगा? देखिए, ये तो L होता है, बताने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सॉरी इट्स y स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हाफ, दैट मीन्स रूट अंडर y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा सेम y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हाफ, ऑब्वियसली फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, अब ये नेगेटिव चार्ज P पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो ये हो गया हम लोगों का EA का डायरेक्शन। एक काम करते हैं, यहां
mn रख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, mn और इसको q लेट करते हैं, क्योंकि पिछले वाले में हम लोग p लेट कर चुके हैं। तो हम लोग, तो ये हो गया हमारा em, तो em का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ टुवर्ड्स द चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, यहां पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। ओके, अब नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन उसका देखिए। हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी अगर एक फोर्स या फिर कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग दो और क्वांटिटी में तोड़ सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जिसके साथ एंगल बनाता है वो हो जाता है आपका cos थीटा। सपोज कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी a है तो ये हो जाएगा a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा, ये वाला। तो यहां पे सपोज इस em का, अच्छा यहां पे em लिख देता हूं, तो ये जो em है इसका हमने दो रिजोल्यूशन कर दिया, दो वेक्टर्स में इसको तोड़ दिया। एक ये वाला, सपोज कि ये एंगल थीटा है, तो एंगल इसके साथ बन रहा है तो ये हो जाएगा en cos थीटा और ये वाला हो जाएगा en sin थीटा। राइट, अब देखिए ये अगर थीटा है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल है साइड्स, तो हम लोग को पता है किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स होने पर उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। राइट, अब ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब आते हैं, तो ये थीटा हो रहा है तो अब इस en को भी हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे दो वेक्टर्स में। एक तो ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका en cos थीटा और ये वाला हो जाएगा en sin थीटा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू, सबसे पहले तो डिस्टेंस सेम है, यहां पे इस चार्ज के साथ इसका डिस्टेंस सेम है, इस चार्ज के साथ इसका डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसलिए en sin थीटा और em sin थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, ये वाला, और इस तरफ इसका दो फोर्स काम करेगा, एक en cos थीटा और दूसरा en cos थीटा। अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं जल्द ही वेक्टर के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ज्यादा कुछ है नहीं, बस जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला उसको बोलते हैं हम लोग a cos थीटा और बाकी को a sin थीटा। यहाँ पे en था, रिजोल्यूशन किए तो ये em sin थीटा और ये em cos थीटा। cos थीटा क्यों, क्योंकि इसके साथ मतलब उस वेक्टर के साथ एंगल ये वाला बना रहा था, जो एंगल बनाएगा वो cos थीटा होगा। बस, तो हम लोग को यहाँ पे नेट इंटेंसिटी क्या मिलेगा, वो मिलेगा हम लोगों को em cos थीटा प्लस en cos थीटा। अब देखिए यहां से अगर हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, वो cos थीटा का वैल्यू होगा हम लोगों का यहां से cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू क्या है यहाँ पे L,
राइट। बेस है यहाँ पे L और हाइपोटेन्यूज है E। तो यहां से बेस हो गया हम लोग का। अच्छा, EM की जगह 1/4πε0 इंटू क्यू बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट अंडर की जगह हाफ लिख दिए हम लोग, उसका स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये हट जाएगा। समझिए इस चीज को। रुकिए, मैं इसको रूट में ही लिखता हूं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के प्लेस पे एल बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब एल बाई रूट अंडर, माफ कीजिएगा, वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ई एम का वैल्यू भी वही सेम 1/4πε0 इंटू क्यू बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा, सेम वही बेस बाय हाइपोटेन्यूज मींस एल बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग 1 बाई, तो यहां से देख रहे हैं हम लोग कि ये डबल हो जा रहा है, सेम चीज ही आया दोनों, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं यहां पे एक्सप्रेशन 1/4πε0 2 इंटू 4πε0 इंटू QL डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा Q इंटू 2L बाय ऑब्वियसली 1/4πε0 पहले लिख लेंगे बाय वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया हमारा इंटेंसिटी का वैल्यू। तो इसको अगर हम लोग वेक्टर नोटेशन में लिखें तो E नेट इंटेंसिटी E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q इंटू 12 के प्लेस पे P, तो P बाई वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू इसका डायरेक्शन देखिए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन किधर है, इसके ऑपोजिट में, तो इसीलिए माइनस आई कैप। एक्सिस की तरफ रहता है तो आई कैप, ऑपोजिट है तो इसीलिए माइनस आई कैप। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब चलिए फिर से हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो L है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस y। आप एक बार से देख लें, यानी कि हम लोग, चलिए इधर ही लिख देता हूं, y इज मच मच ग्रेटर देन L, तो देयरफॉर E इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, मिलेगा 1/4πε0 इंटू P बाई एल स्क्वायर को हम लोग करेंगे इग्नोर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को मिलेगा 1/4πε0 इंटू पी बाई, सॉरी माइनस आई क्यूब नहीं लिखा था मैंने, ई बाई पी बाई वाई क्यूब। ये हो गया हमारा ई का वैल्यू। ये किसके लिए है, तो ये है E का वैल्यू जब y ग्रेटर मच मच ग्रेटर देन होगा L के लिए, अदरवाइज जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या है, ये है। तो पिछले में हम लोग देखे थे पिछले वाले टॉपिक में कि एक्सियल लाइन में होगा तो एक्सप्रेशन क्या होगा, और अब की बार देखे हैं इक्वेटोरियल लाइन में होगा तो एक्सप्रेशन क्या होगा। इस कंडीशन के लिए उसका एक्सप्रेशन था 2p, इसका एक्सप्रेशन है p बार, राइट। लिखेंगे इफ
इज सेम, मतलब x इक्वल टू वाई, मतलब इक्वेटोरियल लाइन में जो हम लोग डिस्टेंस लिए थे p का x वो, और सॉरी एक्सियल लाइन में जो हम लोग लिए थे डिस्टेंस x वो वाला, और इक्वेटोरियल लाइन में जो डिस्टेंस लिए y ये वाला डिस्टेंस मान लिए कि सेम है, मतलब हम लोग दोनों बार ही बराबर डिस्टेंस पे रखे थे। तो जो हम लोग पहले E निकाले थे, मतलब EA दैट मीन्स E इंटेंसिटी फॉर ऑन एक्सियल लाइन, वो क्या था? अच्छा, एक और कंडीशन होगा यहाँ पर, एंड इफ x इज मच मच ग्रेटर देन l, तो EA इक्वल टू हम लोग को मिला था 1/4πε0 इंटू 2p/x स्क्वायर प्लस l, सॉरी l नहीं था यहाँ पे, बाय x क्यूब। और हम लोग का ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं, तो EP इसको मान लेते हैं, तो ये हम लोग को मिला है 1/4πε0 इंटू p/x क्यूब। तो हम लोग देखते हैं इस कंडीशन के लिए ये जो EA है वो दुगना है EB के, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका, वेक्टर नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो इक्वेटोरियल लाइन के डबल होता है। कब? जब जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रख देंगे तो उसके साथ क्या होगा। आप इसे देख पा रहे हैं कि टॉर्क जनरेट होगा, हेडिंग दिया हुआ है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क जनरेट होगा। अब सवाल ये उठता है कि टॉर्क किसे कहते हैं। देखिए, जब भी किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टॉर्क। जैसे दरवाजा हम लोग जब खोलते हैं ऐसे बंद रहता है, हम लोग इसको ऐसे खोलते हैं, तो एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करके खोलना पड़ता है। वहां जो फोर्स जनरेट हुआ, मतलब जो एक्ट हुआ, वो टॉर्क कहलाएगा। या स्टीयरिंग है किसी कार का, तो ये स्टीयरिंग है। देखिए, अगर इसको घुमाना हो तो हम लोग ऐसा एक फोर्स एक्ट करेंगे, तो देखिए परपेंडिकुलर हुआ, तो ये हो गया टॉर्क। और अच्छे तरीके से अगर घुमाना हो तो हम लोग दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे, राइट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब भी परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं टॉर्क। जब भी ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगे तो वहां टॉर्क जनरेट होगा। वैसे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब हम लोग एक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। तो ये कपल ऑफ फोर्स की वजह से जनरेट होता है टॉर्क। तो ये था टॉर्क से रिलेटेड छोटा सा आइडिया, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके अभी ये टॉपिक। तो चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेट करते हैं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पे फोर्स कितना होगा, Q इंटू E। हम लोग को पता है F इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये Q इंटू E इधर भी एक्ट हो रहा है। ये QE क्या कर रहा है, इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है और इसमें इस तरफ। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, इसीलिए। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक दो तरह का फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट। तो ये क्या करना चाहेगा, ये इसको रोटेट कर देना चाहेगा। दोनों जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये सीधा हो जाना चाहेगा, यानी कि यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ये रोटेट होना चाह रहा है, यहाँ पे ये रोटेट हो भी जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, राइट। इसी टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। यस, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं टाउ।
तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ये परपेंडिकुलर का सिंबल। यहां से हम लोग को कुछ जरूरी चीजें फाइंड आउट करनी है, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इसका। तो सपोज कि इस यूनिफॉर्म फील्ड के साथ ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर एक ट्राइंगल हम लोग यहां पर ड्रॉ करें तो इस ट्राइंगल से हम लोग को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल सकता है। देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x लेट कर लिए, तो यहां x इक्वल टू x बाय इसका डिस्टेंस 2l होता है। हमको पता है कि एक डाइपोल का जो लेंथ होता है, डाइपोल लेंथ, वो 2l होता है। तो यहां से x बाय 2l इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो यहां से x इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, 2l साइन थीटा, राइट। तो यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा यहां पे f के प्लेस पे क्या मिला हमको, QE इंटू, और x के प्लेस पे मिलेगा 2l साइन थीटा। तो हम लोग को यहां से टाउ मिल रहा है E इंटू ई डॉट Q इंटू 2l साइन थीटा। Q इंटू 2l के प्लेस पे हम लोग P लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा EP साइन थीटा, है ना। चलिए इसको PE साइन थीटा, ये बेटर लग रहा है, साउंड कर रहा है। तो PE साइन थीटा। अब हम लोग को पता है कि AP साइन थीटा ये कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट है, यस ये क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर अगर आपका क्लियर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, वेक्टर पे मैं वीडियो बना लूंगा, आप देख लीजिएगा। तब तक ये बस इतना जान लीजिए, AB साइन थीटा इस तरह से जब भी एक्सप्रेशन देखने को मिलता है तो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको अगर हम लोग वेक्टर नोटेशन में देखेंगे तो ये हो जाएगा P क्रॉस E। मतलब जो टॉर्क है, जो टॉर्क जनरेट हो रहा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है डाइपोल मोमेंट के और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। तो ये था टॉर्क का एक्सप्रेशन, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए हम लोग अब इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए, तो जब भी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये रोटेट हो जाएगा। अब देखिए एक ही बार में तो रोटेट होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। पहले ये थोड़ा सा रोटेट होगा, पहले ये इतना होगा, राइट। यानी कि पहले जितना था उससे ये थीटा एंगल बना करके थोड़ा सा ये रोटेट होगा। सपोज कि थीटा एंगल तक ये रोटेट हुआ है। तो वर्क डन यहां से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे dw। ये dw का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टॉर्क फोर्स, टॉर्क लग रहा है यहां पे, टॉर्क। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो उसे हम लोग पहले डी थीटा कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल एंगल। तो ये हो जाएगा टाउ डी थीटा। तो यहां से अगर हम लोग को वर्क डन निकालना होगा तो इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। चलो टाउ के प्लेस में हम लोग रख देते हैं पीई साइन थीटा। ये हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। दैट इक्वल टू हम लोग को मिलेगा पीई साइन थीटा का जब भी हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग को मिल रहा है माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। तो यानी कि
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोगों को एक डाइपोल को रोटेट कराना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? माइनस पी ई कोस थीटा। थीटा मीन्स जितना एंगल बनाना है उसके हिसाब से, जितना भी एंगल, सॉरी एंगल मतलब वही जितना एंगल बना करके हम लोग उसको रोटेट करना है, जितना एंगल में वो है। तो अगर एंगल अगर 0 डिग्री हुआ, एंगल अगर 0 डिग्री हुआ तो वो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी। तो इस तरह के, और अगर वो 90 डिग्री हुआ तो W इक्वल टू होगा 0। मतलब अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना हो, बना कर रहेगा, मतलब ये अगर पूरा का पूरा ऐसा रहेगा, डाइपोल अगर ऐसा रहेगा, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक फोर्स इधर खींचेगा, एक फोर्स इधर खींचेगा, क्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये अपने आप रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, राइट। तो नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए हम लोग को वर्क डन तब करना ही नहीं पड़ेगा, वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो है वो वर्क डन होता है, और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो हम लोग देखते हैं कि वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है, वर्क डन होता ही नहीं है वहां पे, क्योंकि उस हालत में फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो उसके बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाता है। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बनता हो तो हम लोग कहते हैं नो वर्क इज डन। अब देखिए यहां तो हम लोग को एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड जो है वही यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब इसका ये अपने ये इसी इंटरनल फोर्स की वजह से, इसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? इसका ये वर्क डन हो रहा है। तो हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसके अंदर कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग इसको लिखेंगे U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, यानी कि इस हालत में इस डाइपोल सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतना है। देखिए किसी वर्क डन को करने के लिए जिस चीज का जरूरत होता है वो होता है एनर्जी, राइट। और जब कोई चीज एबल होता है किसी वर्क डन को करने में, जैसे अगर इसे हम लोग छोड़ दें ऐसे, तो ये देखिए नीचे गिर जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है, ये गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। वो जब हम लोग इसको नीचे से ऊपर उठाए थे तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो इसी तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको रखते हैं तो हमेशा ये ऐसे रहता है। इसको जब टेढ़ा करके रखते हैं तो इसके अंदर अपने आप एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाता है, वही इसको क्या करता है? दोबारा अलाइन कर देता है। और उस पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। तो आज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल फील्ड, डाइपोल मोमेंट, उसके यूनिट्स, उसके बाद हम लोग जाने आइडियल डाइपोल के बारे में, फिर हम लोग देखें कि डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे वर्क करता है। उसके बाद हम लोग देखें कि किसी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम लोग डाइपोल सिस्टम को रख देंगे तो उसमें कैसे टॉर्क जनरेट होता है। और फिर हम लोग अंत में देखें कि उस टॉर्क के बाद हम लोगों को जो है वर्क डन कितना मिलता है, और हेंस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग को क्या मिलता है वो। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग इसके लिए अगर इस मेहनत को अगर आप लोग मान रहे हो, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि हाँ चलो भाई कुछ फायदा हो रहा है आपको, तो देखिए आप लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट चाहिए पहले फिलहाल तो। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया कर दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि आप जो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, जो भी हमारी बुराइयां होती है या फिर जो भी अच्छाई आपको दिखती है वीडियो में, आप जो कमेंट करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, तो इससे हमारा मनोबल बहुत आगे जाता है। हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और फिर हम लोग दुगने उत्साह के साथ दोबारा वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम इसी तरह आपके लिए फायदेमंद वीडियोस देते रहे, तो प्लीज आप लाइक कर दो, आप कमेंट जरूर करो और शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब तो भैया जरूर करो, दूसरों से भी करवाओ, आप बाकी लोगों को भी ये वीडियो दिखाओ, ताकि उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिट हो सके। फिजिक्स से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन फिजिक्स को अगर अच्छे तरीके से समझा जाए, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, तो फिजिक्स कुछ नहीं है। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आज,
मिलता हूं अगले किसी यूजफुल वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।